नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ रश्मि कुलश्रेष्ठ। देश की केंद्र और राज्य सरकारें अब सोशल मीडिया पोस्ट के नाम पर किसी को जेल नहीं भेज पाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने आईटी एक्ट की धारा 66A को निरस्त कर दिया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ी संविधान की धारा 19A के खिलाफ मानते हुए इसे रद्द किया गया है। पिछले कुछ दिनों में अलग अलग राज्यों में सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। सोशल मीडिया पोस्ट को विवादित मानते हुए पुलिस आईटी एक्ट की धारा 66A के तहत कार्रवाई करती थी, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में श्रेया सिंघल ने याचिका दाखिल की थी। सोशल मीडिया से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस रोहिंटर नरीमन की कोर्ट ने धारा 66A को रद्द करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा फैसला लेते हुए कहा कि आईटी एक्ट की धारा लोगों के मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है। तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी है ये आईटी एक्ट की 60 से धारा, जिसके तहत सोशल मीडिया पर लोग जब कुछ भी पोस्ट करते थे तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती थी, गिरफ्तारी तक हो जाती थी और कई बार लोगों को जेल का सामना भी करना पड़ता था, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ आपत्तिजनक पोस्ट कर दिया है। और मनीष मिश्रा हमारे साथ में जुड़ गए हैं इस बात की और जानकारी देने के लिए। मनीष, सोशल मीडिया पर अब लोगों को अभिव्यक्ति की आजादी होगी, यानी कि अगर लोग कुछ पोस्ट करना चाहते हैं तो वो लोग कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी यहाँ पर जरूरी हो गई है जानना, क्योंकि सोशल मीडिया पर अगर लोग कुछ पोस्ट करते हैं तो वो तो ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखने में आता है कि लोग हिंसाजनक कुछ ऐसा पोस्ट कर देते हैं जो कहीं ना कहीं खतरनाक हो सकता है। उसको अब कैसे संभाला जाएगा? अब चूंकि देखिए, सरकार जो दलील दी गई सुप्रीम कोर्ट के सामने, श्रेया सिंघल जिनकी याचिका पे और भी कई स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जिन्होंने आगे बढ़ के याचिका डाली और 66A के तहत हो रही गिरफ्तारी या सोशल मीडिया जो पोस्ट होते थे उस पर गिरफ्तारी हो जाती थी, उसको लेके याचिका दाखिल की और कहा कि 66A को तो 2015 में ही खत्म कर दिया जाए, फिर भी अभी भी उसी के एक्ट के तहत गिरफ्तारी हो रही है, लिहाजा इसको खत्म कर दिया जाए। तो जस्टिस चलमेश्वर और नरीमन की बेंच ने इसकी सुनवाई की और पूरा इस पे काफी दिन बहस करने के बाद में फैसला सुनाया कि 66A की पूरी तरह से असंवैधानिक है और इसे रद्द किया जाता है। तो सवाल उठता है, फिर हवाला दिया गया है कि धारा 22A के तहत सरकार कार्रवाई कर रही है और उसके तहत लोगों को गिरफ्तारी हो रही है। तो 66A को तो समाप्त करने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कर दी है। अब सवाल ये उठता है कि जो हिंसक पोस्ट होते हैं या ऐसे भड़काऊ पोस्ट होते हैं जिनसे हिंसा फैलने की या अशांति फैलने की आशंका हो सकती है, तमाम तरह की अफवाहें हैं जो सही नहीं होती हैं। अब इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही कोई गाइडलाइन जारी की गई है कि नहीं, इस पे देखना होगा। जी, यानी कि अभी तरीके से पूरी गाइडलाइन सामने नहीं आई है कि अगर कोई भी कुछ ऐसा पोस्ट करता है तो उसके खिलाफ किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी या फिर नहीं की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये भी जानना चाहूंगी मनीष, क्लैरिटी चाहूंगी, क्योंकि 60A की धारा अगर बात की जाए तो 2015 में भी रद्द की गई थी और अब एक बार फिर से 66A की धारा एक बार फिर से बताया जा रहा है कि रद्द कर दी गई है। तो दोनों फैसलों में अगर बात की जाए तो क्या कुछ अंतर है? अंतर यह है कि चूंकि उस समय ये माना गया था कि संविधान के जो धाराएं हैं वो इसकी रेलेवेंसी नहीं है या रिलेवेंट नहीं है, इस आधार पे स्थगित किया था, उसको रद्द किया था। और इस दौरान जो गिरफ्तारी हुई है 2015 के बाद, तमाम 2017, 18 इधर 2-3 सालों में इस बीच में जो तमाम पोस्ट हुई हैं सोशल मीडिया पे, ट्विटर हो, फेसबुक हो या व्हाट्सएप के जरिए, खास करके सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म सबसे ज्यादा लोगों तक रीच करता है वो है ट्विटर और फेसबुक। इस पे ऐसी चीजें पोस्ट हुई हैं। हालांकि कुछ पोस्ट ऐसी भी हुई हैं जिसमें सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है उसने माना है कि ये मौलिक अधिकार का हनन है, यानी कि जो भाषा आपको अभिव्यक्ति की आजादी जिस एक्ट के तहत मिली है उसका एक तरह से उल्लंघन है कि आप इसको रोक नहीं सकते। और इसका हवाला दिया गया, सुप्रीम कोर्ट को बताया गया और सुप्रीम कोर्ट ने फिर माना कि अभिव्यक्ति की आजादी को आप खत्म नहीं कर सकते। और इस पे जो 66A पे तमाम गिरफ्तारियां हुई और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप भी करना पड़ा, जमानत भी देनी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने
कई ऐसे मामलों में जो राज्य सरकारों में ये हवाला दे के लोगों को बंद किया था कि इन्होंने इस तरह के बारे में, इस व्यक्ति के बारे में इस तरह की टिप्पणी की, पोस्ट किया, उनको अरेस्ट किया 66 की धारा के तहत। तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने पूरी विस्तार से पूरा बात रखते हुए एक्ट के बारे में कि कैसे इसका दुरुपयोग हो रहा है, किस तरह से इसका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, क्योंकि 2015 में ये रद्द हो चुका है। तो लिहाजा जो इस एक्ट का जो दुरुपयोग हो रहा था उसको परिभाषित करते हुए सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से ये बात आई है और उसको रद्द किया है। जी, ये भी जानना चाहूंगी मनीष, क्योंकि 66A धारा इतनी बड़ी कोई धारा थी नहीं जिसको बना दिया गया, और ये भी कहीं ना कहीं गलत नहीं होगा कहना कि नेताओं ने, राजनेताओं ने ही ऐसा किया, क्योंकि जब भी उनके खिलाफ किसी ने पोस्ट किया, लोगों ने आवाज उठाई, नेता ने आवाज उठाई और उन लोगों की गिरफ्तारी कर दी गई। महाराष्ट्र में जो हुआ था, शाहीन की गिरफ्तारी हुई थी, वो इसी बात का सबूत है कहीं ना कहीं कि जब भी कोई राजनेताओं के खिलाफ में पोस्ट करता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है, जबकि ये कहीं ना कहीं गलत था। और इसी चीज को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इस धारा को रद्द किया। लेकिन यह भी बड़ी बात कि अगर कभी भी कुछ ऐसा लोग पोस्ट कर देते हैं तो उस चीज को कैसे संभाला जाएगा, फिलहाल इस पर अभी तक कोई गाइडलाइंस जारी नहीं की गई है। हाँ बिल्कुल, इसके बारे में अभी विस्तार से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हो सकता है कि सरकार को कोई निर्देश दिए जाएं कि जो, या सरकार भी अपने पक्ष को रखे, इसलिए कि सरकार जरूर अपने पक्ष को रखेगी। इस अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को रद्द किया है 66 को, और 22A का भी हवाला दिया गया है याचिकाकर्ताओं की तरफ से कि 22A के तहत भी गिरफ्तारियां हो रही हैं। 22A की परिभाषा, उसको परिभाषित करने का काम तो सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से ही किया जाए कि 22A जो है उसके तहत सोशल मीडिया पे जो पोस्ट होंगे उसके तहत गिरफ्तारी हो सकती है, नहीं हो सकती है। 22A क्या है, 22 कहाँ तक जो है वो पूरी तरह से वैध है, या उसके तहत कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार सरकार को है कि नहीं है। सोशल, खास करके जो अभिव्यक्ति की आजादी के तहत जो हम सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, लेकिन सरकार जरूर अपना पक्ष रखेगी और सर्वोच्च न्यायालय को जानकारी देगी, और उम्मीद की जा रही है कि सरकार की तरफ से इस बारे में जरूर दिशा निर्देश की मांग की जाएगी कि सर्वोच्च न्यायालय ये बताए कि जो तमाम ऐसी गतिविधियां हैं जिनसे कि हिंसा भड़कने की बात कही जाती है। अभी देखिए जो हाल ही में नागरिकता संशोधन बिल पास हुआ था, उसके खिलाफ तमाम सोशल मीडिया पे ही पोस्ट हुए, तमाम हिंसा हुई। जी, रोकना चाहूंगी मनीष आपको, यहाँ पर वरिष्ठ अधिवक्ता जुड़ गई हमारे साथ में, दीप्ति सिंह। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका दीप्ति जी न्यूज इंडिया पर। थैंक यू रश्मि जी। दीप्ति जी, जानना चाहूंगे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये जो फैसला लिया गया है अच्छी बात है, लेकिन आपसे सबसे पहले कुछ क्लैरिटी चाहूंगी। जैसा कि बताया जा रहा है 66A धारा रद्द हो गई है, लेकिन फिर भी कुछ गाइडलाइंस ऐसी हैं जो अभी आना बाकी है, यानी कि इसके तहत किस तरीके से धारा को रद्द किया गया है, और अब अगर कोई पोस्ट करेगा तो क्या कोई किसी भी प्रकार का पोस्ट कर सकता है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी? रश्मि, इसमें कुछ चीजों की क्लैरिटी तो सचमुच चाहिए होगी सबको, और जानना चाहिए सबको। इस धारा के तहत, धारा 66A के निरस्तीकरण 2015 मार्च में ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हो गया था, लेकिन लोगों में इसकी जानकारी व्यापक रूप से नहीं होने की वजह से ये देखा गया कि भाई इसको निरस्तीकरण के बावजूद जब भी कुछ ऐसे सोशल मीडिया में या कहीं कोई ऐसे चीजों में, कहीं पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के इस्तेमाल से कहीं कोई मैसेज हो गया आपत्तिजनक कोई, तो भी उस पर FIR हो रहा था। इसमें गाइडलाइन भी है सुप्रीम कोर्ट की बहुत पहले से ही 2015 में कि इसमें वरिष्ठ अधीक्षक के द्वारा ही उनके जांच पड़ताल के बाद ही अगर संभव है तो गिरफ्तारी की जाएगी। लेकिन इसके बावजूद हाँ जी, लेकिन इसके बावजूद क्या था कि कई राज्यों में ये देखा गया कि अपराधी ऐसे कई मामलों में लोगों को गिरफ्तार किया गया, और वो भी लोअर लेवल के पुलिस अधिकारियों के द्वारा, और इस पे पूरी जांच भी नहीं की गई, सिर्फ 66A के तहत लोगों को गिरफ्तार किया जाता रहा। तो जब इस पे संज्ञान लिया गया कि भाई जब ये निरस्तीकरण हो गया है इस सेक्शन का, IT एक्ट 66A अब है ही नहीं, ये सेक्शन है ही नहीं, इसके ऊपर भी कैसे गिरफ्तारी की जा रही है, तो इससे एक पूरी एक तरह से कहिए कि डॉक्यूमेंटेड फाइल बनाई गई, जिसके लिए आधार लिया गया कि कहाँ से प्रिंट मीडिया से किस किस जगह पे इस तरीके के अपराधी, इस तरह की गिरफ्तारियां हुई हैं। तो देखा गया करीब 22 से 25 लोगों की गिरफ्तारी जो कि गैर तरीके से की गई, मतलब गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तारी की गई है। इस वजह से इस पर दोबारा से याचिका डाली गई थी। इससे एक तरह से कंटिन्यूएशन है जो 2015 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आदेश दिया गया था, उसी के कंटिन्यूएशन में एक और याचिका दाखिल की गई थी कि ऐसे आदेश के बाद भी, सुप्रीम कोर्ट के एपेक्स कोर्ट के आदेश के बाद भी और जो राज्य है वहां पे इस तरीके की गिरफ्तारियां हो रही हैं।
तो इसमें काफी सारी चीजों को ध्यान में रखा गया, कई डॉक्यूमेंट्स को डॉक्यूमेंट किया गया और उसके बाद इस पे जाकर दोबारा से इस पर फैसला दिया गया कि ये आर्टिकल जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत हम लोगों को जिस तरीके से अभिभाषण की, हमारी अभिव्यक्ति की जो हमें फ्रीडम है उसको इन्फ्रिंज करता है, उसको ये बाधा पहुंचा रहा है 66A IT एक्ट, क्योंकि संविधान हमारे देश में सबसे सर्वोपरि है। तो उसको इन्फ्रिंज या उसको किसी भी तरीके से चैलेंज ना करे कोई एक्ट, इसका ध्यान रखा गया और इसलिए 66A को निरस्त किया गया। तो इस तरह से यहाँ तक कि क्या सबको हो गई होगी रश्मि। जी बिल्कुल दीप्ति जी, लेकिन ये भी जानना चाहूंगे यहाँ पर जिस तरीके से आप बता रही है कि 2015 में इसको रद्द किया गया था, एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि इसको रद्द कर दिया गया तो कोई भी गिरफ्तारी ना की जाए, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि फिर से इस तरीके की घटनाएं सामने नहीं आएंगी, या फिर अगर कोई सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट करेगा तो उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी, क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ है जैसा कि आपने बताया अभी। देखिए, इसमें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में ये भी है कि व्यक्तिगत तौर पे किसी को अपमानजनक शब्द कहना या आपत्तिजनक या किसी असंतोषजनक शब्दों का प्रयोग, तो ये अपने आप में बहुत क्लियर गाइडलाइन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि शब्दों के खेल तो सब माहिर होते हैं। और अगर ऐसे किसी कंडीशन में ऐसा कहीं किसी को गिरफ्तारी किया भी गया हो तो उसमें उनके पास कहने के लिए बहुत कुछ है। तो गाइडलाइन के तहत भी थोड़ी कंफ्यूजन है, आगे इस पे और क्लैरिटी आने की जरूरत है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी, और इस पे मेरे ख्याल से और एक बार याचिकाकर्ता जो है, जो इतने लंबे चौड़े इसमें ग्रुप हैं और कई सोशल ग्रुप भी इसमें जुड़े हुए हैं, तो वो एड ऑन करेंगे कि इसकी क्लैरिटी के लिए क्या क्या चीजें और चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो निश्चित तौर पे हम लोग एक ऐसे समाज में चले जाएंगे, एंटर कर जाएंगे जहां पे लोग अपने इस अधिकार का इस्तेमाल गलत तरीके से करेंगे और किसी को भी अपमानित करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने लग जाएंगे। यही सबसे बड़ी बात है दीप्ति जी, क्योंकि जिस तरीके से लोग, खासतौर से युवा लोग, कहीं ना कहीं कुछ भी पोस्ट करते हैं तो वो ये मानते हैं कि उनकी आजादी है, अभिव्यक्ति की आजादी, और वो कुछ भी पोस्ट कर सकते हैं। हालांकि इस बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि वो क्या कुछ पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में एक मुंबई महाराष्ट्र का जो केस था वो मुझे याद आ रहा है, जब शाहीन की गिरफ्तारी हुई थी और उसमें उन्होंने कुछ भी पोस्ट नहीं किया था, सिर्फ इतना लिखा था कि जो पूरे मुंबई को बंद कर दिया गया था वो गलत था, तो उस पर तो कहीं भी आपत्तिजनक वाली बात नहीं थी, लेकिन फिर भी उनकी गिरफ्तारी हुई थी। क्योंकि ये व्यापक तौर पर इसमें 66A को बहुत अच्छे से इसका उल्लेख नहीं किया गया था, इसके बारे में कहीं कोई और इसको जैसे क्लियर करते हैं लाइंस को, इसको बहुत अच्छे से क्लियर नहीं किया गया था। तो उस दौरान जब शुरू ही हुआ था, 2012 की बात करें तो उस समय जो सोशल मीडिया है उस समय बहुत ज्यादा यंग कह सकते हैं, इतना मैच्योर नहीं हुआ था, तो उस समय लोगों को 66A एक्ट बहुत ही टफ लगा और इसके तहत गिरफ्तारियां बहुत ही आसान हो गई थी। किसी ने भी ये कहीं पे सूचना दे दी पुलिस में तो FIR तुरंत दर्ज होता था और तुरंत गिरफ्तारी होती थी बिना जांच पड़ताल किए। लेकिन बाद में जब 2015 में इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत ही बृहत रूप से इसके ऊपर इनका आदेश आया तो उस पर कहीं ना कहीं रोकथाम होने की जरूरत थी। लेकिन आश्चर्य की बात है, इतने बड़े एक्ट के निरस्तीकरण के बाद भी इसको राज्यों ने उस तरीके से नहीं लिया जैसे ये आदेश उनके लिए हो ही ना। जी दीप्ति जी, ये भी जानना चाहूंगे, जिस तरीके से हाल ही में कुछ घटनाएं हुई हैं, जैसे CEO को लेकर काफी ज्यादा प्रदर्शन देखने को मिला सड़कों पर, तो ऐसे में अगर इस तरीके की कोई भी घटनाएं होती है और सोशल मीडिया की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा इस घटना को भड़काने में सोशल मीडिया का ही हाथ रहा, तो ऐसे में कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसा प्रावधान किया गया है ताकि इस तरीके की घटनाओं को बल ना मिले? हाँ, इसी में कहीं उल्लेख है भी कि रेखांकित करने की आवश्यकता है। ये एक लाइन आप देखेंगे इस ऑर्डर को, अगर आप लोगों के हाथ में कहीं हो PDF में, नहीं तो मैं बाद में आप लोगों से साझा करूंगी कि इसमें साफ साफ सुप्रीम कोर्ट के आदेश में ये लिखा हुआ है कि इसको रेखांकित करने की भी आवश्यकता है, इसको विश्लेषित करने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं से ये सूचना मिल गई या किसी ने आकर पुलिस स्टेशन में ये कह दिया कि जी देखिए मेरे खिलाफ किसी ने इस तरीके से पर्सनल अटैक और कमेंट किया है तो उस पर FIR हो जाए और तुरंत उसकी गिरफ्तारी हो जाए। यहाँ पे रेखांकित करने की जरूरत है और ये सारे जो भी इसके अन्वेषण होंगे, जांच पड़ताल होगी, ये हाई दर्जे के, आला दर्जे के जो हमारे पुलिस के कर्मी होते हैं या जो हमारे पुलिस अधिकारी होते हैं उनके हाथों में ये जांच होनी चाहिए, ना कि जो हमारे स्टेशन कमांडर हैं ये उनसे भी नीचे जो SI वगैरह हुए उनके पास ये कहीं सूचना मिली और वो गिरफ्तारी करने के लिए पहुंच गए।
ऐसा नहीं है। इसको साफ क्लियरली लिखा हुआ है कि ऐसा नहीं करना है। और इस पे जस्टिस नारीमन ने अपना पर्सनल कमेंट लिखा है कि अगर हमें ऐसी कोई सूचना प्राप्त होगी कि किसी ने बिना अन्वेषण के किसी की गिरफ्तारी की है, तो हम उस पुलिस अधिकारी पे पूरी तरह से हम लोग उन पे जांच करेंगे और उनकी गिरफ्तारी पॉसिबल है। तो ये पुलिस के लिए भी है, दोनों की तरफ से है कि इस तरीके से आप एकदम सुनते हैं और कहीं से उठकर जाकर किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, ऐसा है कि अभिव्यक्ति के और जीवन के अधिकार हमें हमारे संविधान ने दिया है, पर इसको कहीं ना कहीं बाउंड्री या इसको ब्रैकेट में डालने की भी जरूरत है। आपकी स्वतंत्रता दूसरे की स्वतंत्रता का हनन ना करे, इस बात को बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है। ये बहुत बड़ी बात कही दीप्ति जी आपने कि आपकी स्वतंत्रता दूसरे की स्वतंत्रता को हनन ना करे, इस बात का भी ध्यान रखते हुए कुछ भी पोस्ट करना है। और इसी बात पर हम मनीष का भी रिएक्शन लेते हैं। मनीष, क्या कहेंगे इस बात पर, क्योंकि दीप्ति जी ने बहुत अच्छी बात कही है और कुछ क्लैरिटी भी दी है, हालांकि वो कह रही है कि कुछ गाइडलाइंस का आना अभी और बाकी है। बिल्कुल, मैं चूंकि वो सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं और न्यायिक मामलों के विशेषज्ञ हैं, कानूनी विशेषज्ञ हैं, तो उन्होंने विस्तार से पूरी तरह से मामले को एकदम क्लियर कट क्रिस्टल कर दिया। अब सवाल यही उठता है कि गाइडलाइन आना होगा और उस गाइडलाइन की बहुत जरूरत है। सरकार भी की तरफ से प्रयास होगा कि सरकार जानना चाहेगी कि जो आईटी एक्ट के तहत छाछठ को खत्म किया गया है, उसके बाद क्या नई गाइडलाइन होगी कि जो भी कोई व्यक्तिगत किसी पे आक्षेप न लगाए, कोई ऐसी कंटेंट ना आए जिससे कि किसी की व्यक्तिगत मानहानि जैसी स्थिति हो, उसके चरित्र पर, उसके छवि पर इस तरह की चीज उसका खराब ना हो। खास करके जो पब्लिक फिगर है उनके ऊपर इस तरह की चीजें ज्यादा होती हैं। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसा है कि लोग कुछ भी लिखते हैं और कुछ भी कहने को आजाद है। वहां पे कहीं कोई सेंसरशिप नहीं है, कहीं कोई रोका नहीं जा सकता और अफवाह वाली चीजें ज्यादा है। सोशल मीडिया खास करके फेसबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि वर्ल्ड वाइड जुड़ा हुआ है, तो कहीं भी कोई भी चीज ऐसी ना जाए, इसको रोकने के लिए या इसके तहत जो इस तरह की लोग पोस्ट करेंगे उनके खिलाफ किस तरह की कानूनी कार्रवाई होगी, उसके लिए क्या कोई गाइडलाइन होगी, तो वो गाइडलाइन हमको, जहां तक मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जरूर आनी चाहिए। तभी स्पष्ट होगा कि आम लोगों के लिए भी, सरकार के लिए भी और जो भी लोग बैठे हैं सबके लिए एक कानूनी की धारा के बारे में जानकारी मिल जाए कि अब अगर हम पोस्ट करेंगे तो जो लोग भी सावधान रहेंगे कि इस तरह की चीजें ना हो, नहीं तो कार्रवाई हो सकती है। तो अब इसमें अब सबकी निगाहें कहें एक तरह से वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ है कि उसके तरफ से क्या गाइडलाइन जारी होती है। ठीक है मनीष, बने रहिए आप हमारे साथ में। दीप्ति जी जुड़ी हुई है। दीप्ति, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से यहाँ पर ये प्रावधान, माफ कीजिएगा, जो ये धारा थी उसको रद्द कर दिया गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है सोशल मीडिया पर अगर बात की जाए तो सभी वर्ग के लोग हैं, चाहे वो बच्चे हो, चाहे कितनी भी उम्र के बच्चे क्यों ना हो, सभी लोग सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर खासतौर से सक्रिय रहते हैं। तो आपको क्या लगता है कोई ऐसा भी प्रावधान होना चाहिए जिससे कि, क्योंकि बच्चे कुछ भी, कैसा भी वीडियो, कैसा भी पोस्ट शेयर कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं उन पर भी गलत असर इसका देखने को मिलता है। तो क्या ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे कि बच्चे वहां पर कुछ भी ऐसा पोस्ट ना कर पाए और इन तरह की चीजों से बच पाए? जी, मैं देखिए आपके क्योंकि जिस मीडिया में हम लोग अभी बात कर रहे हैं, ये मीडिया भी बहुत सशक्त है। मैं आपके माध्यम से भी ये जरूर चाहूंगी कि हम लोग इस बात को और भी याचिकाकर्ता तक इस चीज को पहुंचाएं कि सिर्फ इसका निरस्तीकरण ही एकमात्र उपाय नहीं है, क्योंकि आपको लगा कि आर्टिकल 19 और 21 के तहत हमारी इसकी स्वतंत्रता का जो हमारा अधिकार है, फ्रीडम एंड स्पीच का, उसको कहीं हम मुश्किल में डाल रहे हैं आईटी एक्ट 66 के तहत। लेकिन क्या ये कहीं किसी को रोकने की भी जरूरत है? क्योंकि हम कहीं अगर किसी को फ्रीडम दे रहे हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि कुछ वर्ग को हमने ऑटो मोड में एक ऐसे कंडीशन में डाल दिया है। जैसे अभी एक हमारे भाई साहब बात कर रहे थे कि इससे कहीं ऐसे तो नहीं कि कुछ और लोगों को दिक्कत आ जाए या सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन नहीं आएगी तो मुश्किलों में दूसरे पक्ष को भी हमें समझना चाहिए कि ज्यादातर ऐसे लोग जो नेता होते हैं या जो सोशल फिगर वाले होते हैं, जिनके नाम ही काफी है और उनके नाम के ऊपर कुछ भी लिख देना कहीं ना कहीं हम सबको ऐसे मुश्किलों में डालने वाला है कि भाई आप कुछ भी लिख दीजिए क्योंकि हमें फ्रीडम एंड स्पीच का राइट है। तो इसको कहीं रोकने की थोड़ी सी तो जरूरत है, इसको फ्रेमिंग करने की जरूरत है और इस पे क्लैरिटी की जरूरत है। तो ऑफकोर्स इस पे हम सबको एक डिमांड करने की जरूरत है सुप्रीम कोर्ट से कि एक गाइडलाइन निरस्तीकरण का तो दे दिया, लेकिन एक गाइडलाइन और होना चाहिए कि लोग अपने फ्रीडम का इस्तेमाल करते वक्त दूसरे की फ्रीडम को कहीं मुश्किल में ना डाले। इसका क्लियर गाइडलाइन भी चाहिए। जी बिल्कुल। मनीष, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से जो दीप्ति जी बता रही हैं कि जो भी कोई गाइडलाइंस आती है या कुछ भी आता है तो उसको लेकर क्या लोगों का क्या कुछ सोचना होता है?
देखिए, लोगों का तो सोचना ही, जैसे कि उन्होंने अभी बताया कि 2015 में इसको निरस्त कर दिया गया था। लोगों में जागरूकता नहीं थी, एक तरह से कहीं या इसके बारे में लोग पूरी तरह से जागरूक नहीं थे, जानकारी नहीं थी, जिसके अभाव में पुलिस के लेवल पे कार्रवाई हो रही थी। जैसे SC/ST एक्ट है, सब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि CO लेवल का अधिकारी अगर इस तरह के मुकदमे हैं उसकी जांच करेगा और तब जाके कार्रवाई होगी अगर वो दोषी पाए जाते हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने कानून लाके बदल दिया और कहा कि जैसे ही शिकायत मिलेगी गिरफ्तारी हो जाएगी। अब सवाल उठता है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट को तो ये जरूर गाइडलाइन देना होगा, और चूंकि सरकार जरूर, जहां तक मैं इस बात को समझ पा रहा हूं कि जो सरकार के तरफ से जो कानून मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद, उनके पास IT मिनिस्ट्री भी है और IT मिनिस्टर भी हैं देश के, तो और कानून मंत्री भी हैं। हो सकता है कि उनके विभाग की तरफ से ये बार बार कहा जाता है कि रेगुलेशन करना होगा, इसलिए कि सोशल मीडिया को कोई रेगुलेशन नहीं है, सभी लोग अपनी बात पूरी तरह से खुले जिस तरह जैसे चाहे वैसे रखते हैं, लिखते हैं। अब ऐसे में अगर ये छाछा टेकी को निरस्त करके और आजादी मिल जाती है, तो एक तो लोग ऐसे भी सोशल मीडिया पे पूरी तरह से पूरी आजादी के साथ जो चाहे वो लिखते हैं, पोस्ट करते हैं, किसी व्यक्ति के बारे में भी लिखते करते हैं। तो अब ये जरूर है कि इसका गलत फायदा लोग ना उठाएं, खास करके वो लोग जो इस तरह की पोस्ट करते हैं जिससे कि किसी की भावना आहत हो, खास करके जो सार्वजनिक जीवन में है, पॉलिटिकल फिगर हैं, वो उन्हीं की तरफ से अब तक छाछा टेक के तहत कार्रवाई हुई है। और आपने देखा भी होगा कि तमाम राज्यों में मुख्यमंत्री, मंत्री ऐसे हैं या कई कैबिनेट मिनिस्टर या सांसद हैं जिनके खिलाफ लोगों ने पोस्ट की है और वहां से संबंधित राज्य की पुलिस ने कार्रवाई की है, गिरफ्तारी की है, और शायद इसी को लेके ये याचिका दाखिल की गई। सुप्रीम कोर्ट ने विस्तार से सारी बात कही। अब सुप्रीम कोर्ट को एक दिशा निर्देश सरकार को देना होगा जिससे आम लोग भी समझ सकें कि क्या रेगुलेशन के लिए कोई और कानून या कोई ऐसी धारा बनेगी जिससे वो लोग पोस्ट न कर पाए जिससे किसी की भावना आहत हो और इसी तरह की भड़काव की स्थिति हो या हिंसा की स्थिति हो या अशांति फैले। तो इस चीज को रोकने के लिए तो सुप्रीम कोर्ट को कुछ न कुछ जरूर बताना होगा। और जैसा कि दीप्ति जी ने कहा कि वो का स्पष्टीकरण आना चाहिए और जो भी याचिका करता है उनको एक गाइडलाइन के लिए भी ये प्रयास करना होगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गाइडलाइन आए। गाइडलाइंस भले ही आने वाली है या फिर आएगी मनीष, लेकिन ये जानना बेहद जरूरी है क्योंकि सोशल मीडिया की बात की जाए तो सबसे ज्यादा युवा वर्ग तो रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे अब सभी वर्ग के लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने लगे हैं। ऐसे में ये जो धारा रद्द की गई है तो कहीं ना कहीं लोगों में संतुष्टि है, लोगों में खुशी है, कैसा रिएक्शन आ रहा है लोगों का? नहीं, लोग तो देखिए दोनों चीजें हैं, नेगेटिव पॉजिटिव सब चीजें आते हैं। लोग जैसा कि उन्होंने कहा 20-22 लोगों की गिरफ्तारी हुई जो पूरी तरह से गैर कानूनी थी, ऐसी पोस्ट नहीं थी जिसके आधार पर गिरफ्तारी की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं इस बात को ध्यान में रखते हुए इसको परिभाषित किया, पूरी विस्तार से पूरी बात को रखते हुए सुनते हुए दोनों जजों की बेंच ने यह फैसला दिया कि छाछा टेक निरस्त होगा, इसका अब दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक पक्ष खुश है तो जो दूसरा पक्ष जो ये जान जाएगा या जब उस तक सूचना पहुंचेगी कि छाछा टेक समाप्त हो गया, अब हम हमारी अभिव्यक्ति की जो आजादी मिली हुई है उससे अब हम कुछ भी कर सकते हैं, तो इसको रोकने के लिए क्या सरकार की तरफ से या सुप्रीम कोर्ट? ठीक है मनीष, समय हमारे पास कम है। दीप्ति जी से आखिरी बार इस पर रिएक्शन ले लेते हैं। दीप्ति जी, वैसे धारा तो रद्द कर दी गई है, लेकिन फिर भी एक बार आपकी तरफ से क्या कुछ आप लोगों को संदेश देना चाहेंगी? देखिए, धारा खत्म होने के लिए मैं तो कहूंगी कि मीडिया वर्ल्ड के लिए तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन साथ साथ किसी ना किसी ऐसे महकमे को जो सोशल ग्रुप के होते हैं या जिनके पब्लिक फिगर होते हैं उनके लिए थोड़ी सी मुश्किलात वाले समय है। पर इसके साथ ही मैं इन कंटिन्यूएशन ये जरूर कहना चाहूंगी कि हमारे यहाँ कुछ सेक्शन है जैसे डिफेमेशन यानी मानहानि का केस, वो आज भी हमारे हाथ में है, लेकिन लगता है कि ऐसे कंडीशन में ये मानहानि के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो इसको गाइडलाइन, एक क्लियर गाइडलाइन जो बिल्कुल हम लोगों का जायज डिमांड है, इस पर सुप्रीम कोर्ट का एक होना चाहिए कि किस हद तक आप अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरों के लिए कह सकते हैं। आपको कहीं ये अधिकार, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या अपने संविधान की तरफ से ये दे रहे हैं कि आप किसी को गाली दे दें, अपमानजनक किसी ऐसे कुछ कह दें जो जिंदगी भर उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा अपने ऊपर लगे हुए इल्जाम को साफ करते और इससे बाहर आते हुए, बरी होते हुए। तो निश्चित तौर पे हम लोगों के पास आज एक रेमेडी बचता है डिफेमेशन का, जो कोई इस तरीके की चीजों से अगर कहीं कोई आहत हुआ है तो इस्तेमाल कर सकता है। अदरवाइज तो हमने खुली छूट दे दी है, जिसको जैसे समझ में आएगा वो करेगा, लेकिन इससे थोड़ा फायदा भी होगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। जी
जी, शुक्रिया दीप्ति जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मनीष आप भी हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर धारा 66A को रद्द कर दिया गया है, लेकिन सवाल यही है कि भले ही रद्द कर दिया गया है लेकिन आपको गलत फायदा नहीं उठाना है। सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट भले ही कह रहा है कि आप कुछ भी लिख सकते हैं, अभिव्यक्ति की आजादी आपको दे दी गई है, लेकिन आपको यह सोचना है कि आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दूसरे की स्वतंत्रता का हनन ना करे। यानी कि आपको जो भी पोस्ट करना है सोच समझ कर पोस्ट करना है, और मानहानि का बिल्कुल ध्यान रखना है, किसी की भी मानहानि को ठेस ना पहुंचे, इस बात को भी ध्यान रखना है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।